बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शिवम पालीवाल आपका स्पीकर फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट में। तो डाउटनेट में आज हम एक नया जोरदार जबरदस्त चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। विद्युत चुंबकीय तरंग, आज इसका लेक्चर नंबर 1 और आज इसकी आखिरी क्लास। हाँ, एक्चुअल में ये जो चैप्टर होता है बेटा, ये बहुत छोटा सा चैप्टर होता है ना। और स्कूल के हिसाब से बात करी जाए तो काफी सारे स्कूल, अगर आपको बोर्ड एग्जाम्स वगैरह देनी है तो काफी सारे स्कूल्स वगैरह से ये चैप्टर हटा दिया गया है। और उसके अलावा भी नीट में भी इसमें जो बातें आती हैं उनके बारे में मैं सीधे सीधे चर्चा करना चाहूंगा। इस चैप्टर में 2 ही कंसेप्ट है ना, छोटे छोटे से कंसेप्ट है, उस पर नीट में सवाल आता है। लेकिन चक्कर ये है कि ये पिछले कुछ सालों से हर बार इस पे एक सवाल आ रहा है, हर बार ये सवाल आ रहा है। और काफी बार बच्चे इस चैप्टर को छोड़ देते है ना, काफी बार इस चैप्टर को छोड़ देते बच्चे। कह रहे छोटा सा तो चैप्टर है, 1 लाइन का तो चैप्टर है ना, 2-3 पन्नों का तो चैप्टर है, क्या पढ़े हम इसमें, इतनी थ्योरी है, हम थ्योरी थोड़ी ना पढ़ेंगे, नीट में थोड़ी ना आएगा। लेकिन नीट में एक्चुअल में बेटा इससे हर साल एक छोटा सा सवाल आ जाता है ना। और सवाल देख के तोते उड़ जाते हैं है ना। तो वो हमारे साथ ना हो, इसके लिए हम इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है वो पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? चलिए तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में हमें पढ़ना होगा विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है और इनका गुणधर्म क्या होते हैं। और साथ ही साथ हम विस्थापन धारा की अवधारणा देखेंगे या विस्थापन धारा के ऊपर चर्चा करेंगे। ये वही टॉपिक है विस्थापन धारा जिससे सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं अभी पिछले कुछ वर्षों से नीट में। उसके बाद में हम इसमें मैक्सवेल के समीकरण देखेंगे। क्लियर है बेटा? यही 3 टॉपिक हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं और आज ही की क्लास में तीनों देखेंगे। एक्चुअल में अगर आप किताबों के पेजेस वगैरह पलटाए तो उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में उनके बारे में बहुत कुछ लंबा चौड़ा दिया हुआ है, बहुत कुछ लंबा चौड़ा दिया हुआ है। मतलब कहने का क्या हो गया, उसमें एक्सरेज, गामा रेज, विजिबल लाइट या आईआर रेडिएशंस या उसके अंदर यूवी रेडिएशंस के बारे में बहुत सारा डिटेल में एक्सप्लेन्ड है ना। तो उतना हमको डिटेल में नहीं पढ़ना है वो सब कुछ, ठीक है। उसमें क्या क्या यूज होता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट से छोटे छोटे से 2-4 पॉइंट जो है वो मैं अभी ही आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए बेटा, तो हम कहानी शुरुआत करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों से। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या है ना। देखो, सबसे पहले तो ये कहानी समझना पड़ेगी हमें कि ये कहां से शुरुआत हुई इस चीज की। तो हम जैसे कि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके बेटा, हमने पहले भी चर्चा करी थी सर कि अगर हमारे पास है ना, हमने चर्चा करी थी कि सर अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो अगर वो स्थिर अवस्था में तो वो अपने आसपास विद्युत क्षेत्र बनाता है, जिसको हमने स्थिर विद्युत की बात करी थी, हमने स्थिर विद्युत की बात करी थी। उसमें हमने वो पूरा सब कुछ पढ़ लिया 2 चैप्टर पढ़कर बड़े आराम से। फिर उसके बाद में जब आवेश गति करता है तो बेटा वो विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो धारा के बारे में भी एक चैप्टर पढ़ा हमने। फिर पता चला कि वो विद्युत आवेश जो गति कर रहा है उससे धारा बन रही है। तो वो जो धारा है वो क्या कर रहा है, वो चुंबकीय है ना, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट पर था, स्थिर था, तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा, स्थिर विद्युतिकी में पढ़ा। फिर उसके बाद में जब वो मोशन में आया, वो गति कर रहा था, तो उसको हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा, करंट विद्युत धारा पढ़ी हमने उसमें। प्लस साथ ही साथ हमें पता चला कि उसमें वह चुंबकीय प्रभाव या मैग्नेटिज्म भी शो करेगा, चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करता है। फिर उसके बाद में यह पता चला कि ये मोशन में भी कौन सा मोशन था, यह नियत वेग से गति थी। यह कैसी थी, नियत वेग से, एक समान वेग से नहीं चलते जा रहा था। लेकिन अगर यह त्वरित गति करता है, कैसी गति करता है, त्वरित गति करता है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर त्वरित गति में या त्वरण के साथ अगर ये गति करता है, त्वरण नियत है, ए नियत है, तो यहाँ पर चक्कर फंसेगा। और यहाँ पर क्या चक्कर फंसेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे या ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्पन्न करता है। इसके बारे में सबसे पहले हर्ट्ज ने बताया था, हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाई थी है ना। मतलब ये पता तो ऑलरेडी चल ही गया था है ना कि जो वेव्स होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह होती है, वे जो लाइट होती है उसमें भी वेव्स वगैरह होती है, तरंगों का रूप होती है ना। ये हाइगन वगैरह ने आगे जाकर पढ़ेंगे हम थोड़ा बहुत, तो हाइगन वगैरह ने सारी बातें बता दी थी।
लेकिन हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किए जिससे उन्होंने लैब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाई है ना। तो उसी एक्सपेरिमेंट के बाद से या उसी का नतीजा है कि हमें जो सिग्नल मिलते हैं है ना, या हमारे जो रेडियो के सिग्नल, टीवी के सिग्नल, मोबाइल के सिग्नल जो आ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आ रहे हैं, तो कैसे बनते हैं वो हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट से सबसे पहले करा था। अभी हम उसकी तरफ जाए उससे पहले हमें समझना होगा कि एक्चुअल में ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का चक्कर क्या है। तो उससे पहले हमें थोड़ा सा समझना होगा कि तरंगों का क्या चक्कर होता है बेटा, है ना। तो देखो, तरंगे जो होती है उनमें अभी हमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ना है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ना है बेटा, यह अनुप्रस्थ तरंगे होती है ना। मतलब ये कैसी तरंगे होती है, इनमें जो ऑसिलेशन या दोलन है ना, जैसे अगर यहाँ पे इनके जो कण है, कण या ऊर्जा बोली जाए, या अगर यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो मैं विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र बोल सकता हूं। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का जो दोलन हो रहा है वह क्या होता है, वह जिस दिशा में तरंग गति कर रही है उसके लंबवत दिशा में यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का दोलन हो रहा है। विद्युत क्षेत्र ऐसा 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 ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे घूम रहा है। तो यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं विद्युत चुंबकीय तरंगों की, तो वह कुछ स्पीड c एक्शन में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सॉरी, ये तो स्पीड ऑफ लाइट है। हाँ बेटा, लाइट भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग ही है, ठीक है। तो अगर निर्वात की बात करें या एयर की बात करें, वैक्यूम की बात करें, तो वहां पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से ये गति करती है। अब यहां पर जो तरंगे होती है बेटा, है ना, तो अगर ये इलेक्ट्रिक तरंग है एक, तो पहली बात तो जो तरंग होती है उनका जो समीकरण दिया जाता है ना, मतलब कि यहाँ पर ये t है, ये अगर इस अक्ष में समय के साथ, सॉरी ये x अक्ष है, ये समय के साथ आगे बढ़ रही है, कोई सी दिशा हो सकती है, x भी हो सकती है, y भी हो सकती है, z भी हो सकती है, तो मैंने x ले लिया, से y ले लिया। तो अगर ये x दिशा में आगे बढ़ रही है तो y दिशा में यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डूइंग नाच रही है। तो यह जो नाचती है तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, इसका तरंग का समीकरण क्या होगा। तो बेटा ये तरंग का जो समीकरण होता है वो y बराबर, इसका अगर आयाम मैंने बोला a, अधिकतम मान a, है ना, तो कितना ऊपर तक नाचेगी, तो a sin ओमेगा टी माइनस kx लिख सकते हैं, साइन भी लिख सकते हैं, कॉस भी लिख सकते हैं। वो कहां से शुरू हो रही है उस पर निर्भर कर रहा है। टी बराबर 0 पर, ये 0 से शुरू हो रही है, x बराबर 0 पर, तो साइन की वेव बनेगी, ऊपर से शुरू होती है तो कॉस की वेव बनती है। तो यह हमारे लिए एक वेव का समीकरण होता है, जिसमें ए क्या है, अधिकतम मान है, ओमेगा क्या है, ओमेगा जैसे अभी हमने पिछला चैप्टर भी पढ़ा था, ओमेगा हमने कोणीय आवृत्ति पढ़ा था, तो ये वही ओमेगा है ना। तो यहाँ पे ए जो है वो आयाम है, ओमेगा जो है वो कोणीय आवृत्ति है, साथ ही साथ में के जो होता है बेटा, हम उसे वेव क्रमांक कहते हैं, है ना। ये हम इसे तरंगदैर्घ्य क्रमांक भी कह सकते हैं, इसे वेव नंबर भी कहा जाता है, तरंग संख्या भी बोल सकते हो आप इसे हिंदी में, है ना। और इसका जो मान होता है 2π/λ होता है ना। जैसे हमारा ओमेगा जो होता है वो 2π/t होता है, तो वैसे ये 2π/λ होता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये किससे गति करती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से गति कर रही है। अब इसमें केवल इलेक्ट्रिक ही नहीं होती, इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, जो इसके प्लेन के या इसके तल के लंबवत गति कर रही है ना। अब वो उसको हम अलग डायग्राम में समझेंगे ना, आगे की कहानी क्या होती है। अभी तो हम बिल्कुल वेव क्या होता है वो समझ रहे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे क्या होता है वो समझ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा क्या होता है, हमारे आसपास जितनी भी तरंगे हैं, है ना, देखो एक्चुअल में क्या है, हमारी जो लाइट है ना, जो दृश्य प्रकाश है हमारा, वह बहुत सारी तरंगों में से एक छोटा सा सेगमेंट, एक बहुत छोटा सा सेक्टर है, या वो वेवलेंथ से जो हमें दिखाई देती है, या जो हमारी आंखों पर जब वो गिरती है या वो आंखों तक पहुंचती है, तो हमारा आईज जो है उसे डिटेक्ट कर लेते हैं कि हाँ भैया ये लाइट है। उसके अलावा भी बहुत तरंगे होती है ना, जो हम नहीं देख सकते। जैसे आपने देखा होगा ना कि कुछ जानवर वगैरह रात में भी देख सकते हैं, है ना। तो एक्चुअल में क्या होता है, वो विजिबल लाइट जिस रेंज में हम देख सकते हैं, है ना, जहां से जहां तक तरंगे हमें विजिबल लाइट हमारा दृश्य प्रकाश है उसके अलावा भी देख पाते हैं।
तो एक बार हम समझते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी वेव्स है या कौन कौन सा स्पेक्ट्रम बन सकता है, इसे क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो सबसे पहली जो वेव आती है बेटा वो रेडियो वेव आती है। कौन सी वेव आती है, रेडियो वेव आती है। फिर उसके बाद में जो आती है वो माइक्रोवेव आती है। फिर जो आती है वो IR या इंफ्रारेड आती है। इंफ्रारेड वेव्स या इसे हम IR रेडिएशन भी कहते हैं। और फिर उसके बाद में हमारा दृश्य प्रकाश या विजिबल आता है, विजिबल लाइट या हम इसे दृश्य प्रकाश भी कह सकते हैं। उसके बाद में पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज आती है। अल्ट्रावायलेट या हम इसे UV भी लिख सकते हैं या हम इन्हें पराबैंगनी किरणें भी कह सकते हैं। इसके बाद में बेटा UV के बाद में जो आता है वो एक्सरेज आता है, गामा रेज आता है और फिर कॉस्मिक रेज आती हैं। तो ये सब तरंगे होती है, ठीक है। तो अब इन तरंगों में जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं, है ना, नीचे की तरफ जा रहा हूं, मतलब मैं रेडियो से माइक्रो ले रहा हूं, माइक्रो से इंफ्रारेड ले रहा हूं, तो जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं बेटा, तो इन तरंगों की जो ऊर्जा है वह बढ़ती जा रही है। इन तरंगों की जो ऊर्जा है वह बढ़ती जा रही है, क्योंकि इनकी एक्चुअल में ऊर्जा कैसे देखेंगे, आपने केमिस्ट्री में एक E बराबर H न्यू या E बराबर HV HF है ना, या E बराबर HF, जो फोटोन वगैरह का थोड़ा बहुत कहानी पढ़ी होगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी हम पढ़ेंगे, तो तब आपने देखा होगा कि E बराबर HF होता है ना, जो एनर्जी होती है वो H इंटू फ्रिक्वेंसी होती है, जो प्लैंक H क्या है, प्लैंक नियतांक है ना। तो यहाँ पर अब जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो इसमें फ्रिक्वेंसी या इनकी जो आवृत्ति है वो बढ़ रही है, आवृत्ति बढ़ रही है। तो इसमें इसकी इन सब की आवृत्तियां देखी जाए तो इन सब में जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो आवृत्ति बढ़ रही है, मतलब इनकी ऊर्जा बढ़ रही है। मैंने उसी क्रम में लिखा है, बढ़ती ऊर्जा के क्रम में, ऊर्जा बढ़ते क्रम में लिखा है। और हम से कह सकते हैं कि जो तरंग दैर्ध्य है लैम्डा, है ना, C बराबर होता है लैम्डा इंटू फ्रिक्वेंसी। F है आवृत्ति, C है प्रकाश की चाल, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य। तो जो तरंग दैर्ध्य है वह कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो लैम्डा को कम होना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट तो परिवर्तित नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जैसे 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 हम नीचे की तरफ जा रहे बेटा, तो इन सब में नीचे की तरफ जाने से हमारे लिए हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जा रही है, मतलब कि जो तरंगे है वो और ज्यादा शक्तिशाली होती जा रही है। तो सबसे शक्तिशाली तरंग क्या है, कॉस्मिक रेज, है ना। जैसे आपने देखा होगा ना कि एक्सरे वगैरह जो होती है सर, वो हाथ पांव के हड्डी वड्डी टूट जाती है तो एक्सरे करवाते हैं। तो एक्सरे तो सर बहुत घातक होती है, सब बोलते सर एक्सरे में ज्यादा चले जाओगे तो हमारे जो शरीर पे नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि उनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा है। इसी प्रकार से पराबैंगनी किरणें, है ना, ऐसा बोलते हैं कि भैया सूरज से जो पराबैंगनी किरणें आ रही है ना, वो पराबैंगनी किरणें भी हमारे लिए घातक होती है, या उससे स्किन का कैंसर वगैरह हो सकता है। जो ओजोन लेयर है वो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाता है। क्यों? क्योंकि उनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा है। क्लियर है? ऊपर जाते जाएंगे तो ऊर्जा कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। उससे रेडियो वेव्स वगैरह जो है ना, तो रेडियो वेव्स में जो हम टीवी, मोबाइल, है ना, रेडियो वगैरह चल रहे हैं, उन सब की जो वेव्स होती है वो रेडियो वेव्स कहलाती है। इसके अलावा एक दो और इंपॉर्टेंट सी बातें जो आपको पता होना चाहिए कि विजिबल रेंज, जो विजिबल लाइट जो होती है बेटा, इसका जो रेंज होता है वो लगभग 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। कहां से कहां तक होता है, एक बार मैं इधर लिख देता हूं। यहाँ पे जो विजिबल लाइट है, देख यहाँ पर एक विजिबल है, उससे ज्यादा जाने पर यूवी है और उससे कम पर IR रेडिएशन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विजिबल लाइट है बेटा वह कहां से कहां तक होती है सर, तो इधर जाने पर उसकी एनर्जी बढ़ रही है, मतलब कि वेवलेंथ कम हो रही है। तो यहाँ पर 700 नैनोमीटर के करीब होता है और यहाँ पर 400 नैनोमीटर, नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो कलर्स दिखते हैं हमें वो विब्ग्योर, तो हमारा
हमारे जो रंग होते हैं उनमें सबसे ज्यादा ऊर्जा वाला रंग, ध्यान से सुन, सबसे ज्यादा ऊर्जा वाला रंग लाल नहीं है, सबसे ज्यादा ऊर्जा वाला रंग वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है ना। जो नीला, नारंगी, बैंगनी कलर वगैरह जो होते हैं उनकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। इस तरफ जाने पर F बढ़ रहा है, ऊर्जा बढ़ रही है ना। जो नीचे जा रहे थे उसी को मैंने ऐसा बना दिया ताकि थोड़ा सा समझ में आ जाए हमें। और लाल रंग जो होता है, लाल रंग जो होता है वह एक्चुअल में लाल रंग क्या होता है भैया, लाल रंग जो होता है उसकी ऊर्जा कम होती है। इसीलिए तुमने देखा भी होगा ना एग्जाम्पल वगैरह में कि जो गैस का स्टोव होता है तो जो लकड़ी वगैरह जलती है वो लाल रंग में जलती है, तो उसमें खाना पकने में समय लगता है। लेकिन हमारा जो गैस है जैसे एलपीजी वगैरह जो जलता है वो ब्लू कलर में जलता है ना, वॉयलेट कलर में जलता है। क्यों? क्योंकि उनकी ऊर्जा ज्यादा है, उस पर खाना जल्दी पकता है। तो उससे जो वैसे ये सब कुछ जो है ये हम आगे चलकर जो रेडिएशन वाला चैप्टर है उसमें पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक दो इंपॉर्टेंट बातें बता दी आपको कि ये सब क्या है, ये भैया इनकी ऊर्जा ज्यादा है और इसकी वेवलेंथ कम है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है ना। अब ये यहाँ पर ये विजिबल लाइट का तो पता है सर, हमें देखने में मदद करती है। सर आईआर रेडिएशंस क्या होते हैं और ये माइक्रो और रेडियो रेडिएशंस क्या होते हैं? तो बेटा इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट सी बातें ध्यान रखनी है हमको कि इसमें यहाँ पर जो हमारा मोबाइल टावर के सिग्नल्स आ रहे हैं, रेडियो के सिग्नल्स आ रहे हैं और टीवी के जो सिग्नल्स आ रहे हैं है ना, वो सब किसकी, जैसे टाटा स्काई है ना, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, तो ये सब क्या है, ये सब रेडियो वेव्स आ रही है हमारे पास में। ठीक है, तो इनकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत बड़ी होती है ना, जैसे नीचे जाने पे वेवलेंथ घट रही है तो इनकी वेवलेंथ क्या होती है, इनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, इनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा, इनकी वेवलेंथ मीटरों में भी हो सकती है। ठीक है, और इनमें अगर मैं ऊर्जा के क्रम की बात करूं तो देखो इसको कॉमन सेंस से याद रख सकते हो बेटा आप हमेशा कि हमारे पास जो लाइट है ना, सॉरी जो हमारे पास वेव्स है, तो अगर मान के चल मेरे को रेडियो सुनना है और मुझे टीवी देखना है, तुझे क्या लगता है कि किसमें ज्यादा ऊर्जा या जो वेव्स आ रही है उनमें किसमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी? सर एक को सुनाना है, एक को सुनाना भी और दिखाना भी है मुझे। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर टीवी में जो वेव्स यूज होती है उनकी ऊर्जा जो होती है ना, इसकी एनर्जी है ना, नीचे जाने पे एनर्जी बढ़ रही है, इसलिए भी इस क्रम में लिखा हुआ है मैंने। क्यों? क्योंकि रेडियो में केवल सुनाना है, टीवी में दिखाना भी है, तो वहां पर टीवी के जो वेव्स होती है या जो तरंगे होती है उनकी ऊर्जा ज्यादा होती है। इसी प्रकार से बेटा एक और इंपॉर्टेंट सी बात हमको ध्यान रखनी है कि माइक्रोवेव्स क्या होती है ना, जो माइक्रोवेव ओवन वगैरह में जो वेव्स निकलती है जो हीटिंग में यूज होती है वो माइक्रोवेव्स होती है। और ये आईआर और माइक्रोवेव्स जो होती है ये दोनों हीटिंग पर्पस में या जो ऊष्मा का प्रभाव होता है ना, ऊष्मा जो फील होती है हमें वो आईआर की वजह से होती है। ऊष्मा मतलब गर्मी, जैसे अगर मान के चलो कि तुम जब धूप में खड़े होते हो तो तुम्हें अभी जैसे ठंड के दिन है, गर्मी के दिन है, तो धूप में तुम्हें सब गरम गरम लगता हो, किसकी वजह से लग रहा है? जो सन है, सन से सारी वेव्स आ रही है, तो उसमें जो आईआर या इंफ्रारेड रेज होती है उसकी वजह से हमें ऊष्मा हमें लगती है या जो गर्मी सी लगती है वो आईआर की वजह से लगती है ना, वो विजिबल लाइट की वजह से नहीं है। या इसके अलावा जैसे जब अगर हमने कहीं आग जलाई तो पास में खड़े तो गरम गरम सा लगता है उसके पास, तो गरम गरम सा क्यों लग रहा है? क्योंकि वहां से आईआर रेडिएशंस निकल रही है। आई बात समझ में? हमारी बॉडी भी आईआर रेडिएशन एमिट करती है, हमारी बॉडी से भी आईआर रेडिएशन से ही निकलती है। ठीक है, इसलिए इसी वजह से तो अगर जैसे किसी को बुखार वगैरह आ जाता है या नॉर्मल टेम्परेचर भी हो तो हमारा हम गर्म है ना यार, हम 0 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ी ना है ना, हमारा कुछ ना कुछ तापमान है। ठीक है, तो वो हमारा जो तापमान है मतलब हमारे पास कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, तो वो किसकी वजह से फील हो सकता है? आईआर रेडिएशन की वजह से हमारी बॉडी में इससे भी आईआर रेडिएशन निकल रही है। क्लियर है कहानी? या इसके अलावा इसका एक और बेस्ट एग्जांपल होता है कि जो टीवी का और हमारे पास एसी वगैरह का जो रिमोट होता है बेटा उसमें भी आईआर रेडिएशंस यूज होती है। ठीक है, ध्यान रखना आईआर रेडिएशंस दो जगह, एक ऊष्मा है ना, या जैसे आपने देखा भी होगा इसमें ऊष्मा का एक और एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे वो सोल्जर्स वगैरह का, या आपने देखा होगा ना नेवी वगैरह या आर्मी वगैरह में ऐसे कैमरेज वगैरह या जो बंदूक होती है उनकी बंदूक में ऐसे कैमरे लगे हुए होते हैं, ऐसे लेंस लगे हुए होते हैं जो वहां पर गर्मी देख पाते हैं है ना। या आपने ऐसा डिस्कवरी चैनल वगैरह पे देखा होगा कि अंधेरे में एक कैमरा जो अंधेरे में भी देख सकता है ना, तो यहाँ पे कहीं चूहा घूम रहा है, वो कैमरा लेके घूम रहे थे तो उसको चूहा ऐसा लाल सा दिखाई देगा है ना, तो वो क्यों हो रहा है? सब कुछ वो आईआर रेडिएशंस की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? आईआर रेडिएशंस, क्योंकि उसके शरीर से आईआर रेडिएशंस निकल रही है, हम नहीं देख सकते ऐसे, लेकिन हम ऐसा कैमरा जरूर बना सकते या जो आईआर रेडिएशन को अलग अलग कलर में हमें दिखाए।
क्लियर है कहानी बेटा। इसी प्रकार से यह जो है वो रिमोट सेंसिंग में, रिमोट में भी यूज होती है आईआर रेडिएशंस। ठीक है, आईआर रेडिएशंस मतलब जैसे टीवी का रिमोट वगैरह, एसी का रिमोट वगैरह, जैसे हमारे पास यहाँ पर ये एसी का रिमोट है, तो ये एसी का रिमोट क्या है ना, एक डायोड लगा हुआ, एक छोटा सा बल्ब है, इसको हम डायोड कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो रिमोट है जरूर एक्सपेरिमेंट करना, मोबाइल का कैमरा लेना, मोबाइल का कैमरा लेना है ना, अभी मैं दिखाऊंगा, दिखेगा नहीं आपको, लेकिन मोबाइल का कैमरा से ऑन करना, और उसके बाद में यहां पर जैसे ही कैमरा ऑन हो तो ये जो रिमोट है ना, तो रिमोट में कोई भी एक बटन प्रेस करना, कोई भी एक बटन प्रेस करोगे तो आपको हल्की सी लाइट है ना, अभी जल रही है लेकिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा तो दिखेगी नहीं एक्चुअल में, कि बहुत कम लाइट है इस पर है ना। तो आप अपने घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, मोबाइल का कैमरा ऑन करो और बटन दबाओ है ना, कोई सी भी बटन दबाओगे तो उसमें से लाल लाइट तुम्हें निकलती हुई दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल में आईआर रेडिएशन है ना, जो टीवी रेडियो वगैरह के जो रिमोट इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज का, उसमें आईआर रेडिएशन निकलती है सारी। आई बात समझ में बेटा है ना, इसीलिए वो लाल भी दिखाई दे रही है क्योंकि उसका रंग जो है वो आईआर जो है वो रेड के करीब है। आई बात समझ में? तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सी चर्चा है जो हमको पता होनी चाहिए। चलिए बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों के और भी गुणधर्म देखते हैं। तो अब इंपॉर्टेंट गुणधर्मों में से कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है यहाँ पर, कि सबसे पहली बात है बेटा कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है उसमें जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है वो चुंबकीय क्षेत्र है ना, वो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र जो है वो एक दूसरे के लंबवत तथा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, अतः यह अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ये कुछ ऐसे गति कर रहे हैं, देखो है ना, क्या होता है बेटा, इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के लंबवत होती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसी होंगी, मैग्नेटिक फील्ड जो होंगी वो ऐसी होंगी। ठीक है ना, तो मतलब देख, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं गति की बात करूं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पर ब्लू रंग से दिखाई गई है, तो वो देख कहीं भी हो सकते, जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक इधर ही हो मैग्नेटिक इधर ही हो, ऐसा भी हो सकता है इलेक्ट्रिक इधर हो जाए मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाए, या ऐसे हो जाए दोनों, ये ऐसे यहाँ पर हो जाए, या दोनों किसी इधर हो जाए, बस एक दूसरे के लंबवत रहना चाहिए है ना। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक क्या होंगे, हमेशा एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो अगर इलेक्ट्रिक इधर है मैग्नेटिक इधर है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक ऐसी चलेगी है ना, मतलब मैं जा रहा हूं इधर, मतलब मैं तरंग हो गया तो मैं इस दिशा में जा रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसी जाएंगे, मैग्नेटिक जो है वो ऐसी जाएंगी। तो यहां पर अगर मैं इन सबको मिला दूं तो देखो ऐसा चलता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक ऐसे जा रही है और मैं इधर निकल रहा हूं। आई बात समझ में? तो ये ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या जो भी तरंगे वो ऐसी गति करती है। जरूरी नहीं हो ऐसा ही डांस करे, ये ऐसा भी कर सकते किसी कोण पर है ना, बस इन दोनों के मध्य कोण है जो है वो 90 डिग्री, देख मेरे हाथों के मध्य कोण 90 डिग्री है, तो बस 90 डिग्री का कोण बना हुआ होना चाहिए। तो ये ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, या सर ऐसे भी हो सकता है क्या, हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बस 90 डिग्री पर होना चाहिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स एक दूसरे के है ना, और जो गति है वो इस दिशा में हो रही है। आई बात समझ में? इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र निम्न तरंग समीकरणों से को संतुष्ट करता है ना, जो मैक्सवेल की तीसरी और चौथी समीकरण से भी प्राप्त की जा सकती है। ये क्या है, अभी मैक्सवेल के समीकरण हम पढ़ेंगे, बाकी आप बस यहाँ पे जो सूत्र है वो ध्यान रख सकते हो। ये सूत्र ही सीधे हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये डीबी बटा डीएक्स जो होगा वो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, डी मतलब क्या डेल्टा है ना, डेल्टा स्क्वायर ई बटा डेल्टा टी का स्क्वायर, वैसे ही बी के लिए भी हम समीकरण लिख सकते हैं। इसी प्रकार से बेटा यहाँ पर जो प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में है ना, वो सी से चिन्हित करते हैं और उसका जो मान होता है 1 बटा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट सा समीकरण है ये है ना, सी बराबर होता है 1 बटा अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट मतलब क्या हो गया, ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, म्यू नॉट क्या है चुंबकशीलता और एप्सिलॉन नॉट क्या है विद्युतशीलता। तो अगर विद्युतशीलता चुंबकशीलता जैसी होगी, ये दोनों माध्यम पर निर्भर करती है, याद आया माध्यम पर निर्भर करती है, तो इसी वजह से स्पीड ऑफ लाइट भी माध्यम पर निर्भर करती है। तो स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, कितनी विद्युत और चुंबकीय तरंगे उस क्षेत्र में से निकल सकती है, उस माध्यम में से निकल सकती है, उतनी ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट होगी। इसी प्रकार से हम और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं कि यहाँ पे ई और बी का ताक्षणिक परिमाण, किसी भी क्षण पर परिमाण एक विद्युत चुंबकीय तरंग के निम्न रूप से संबंधित होता है, ई बटा बी बराबर सी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समीकरण है, नीट में इस पे सीधा एक साल तो यही पूछ लिया,
उसके बाद में है ना जी, इसमें इस चैप्टर में कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वही इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर ये नीट में पूछा गया और साथ ही साथ आपको ई दे देंगे, सी दे देंगे और बी पूछ लेंगे, ऐसे भी सवाल आ चुके हैं। क्लियर है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जैसे हम वोल्ट पर मीटर में इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह लिखते थे, चुंबकीय क्षेत्र वगैरह की मान रखते थे, तो आपको टेस्ला वगैरह में होता था, तो ये ई का मान दे देंगे, सी दे देंगे और बी पूछ लेंगे। इसी प्रकार से बेटा यहाँ पे कोई छोटू सी बात है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है उनकी ऊर्जा संचरण की जो दिशा होती है ना, ऊर्जा संचरण मतलब ये किस दिशा में चल रही है ना। मतलब जैसे अगर मैं सी की दिशा देखना चाहूं, सी की दिशा जो होती है वो ई क्रॉस बी से दी जाती है। यही सवाल पूछा गया था नीट में, है ना। एक ये ऑप्शन था, एक ये ऑप्शन था, 4-5 ऑप्शन बनाए गए थे और फिर इसमें बोला था कि क्या क्या सही होंगे। तो जो सी की दिशा होती है वो ई क्रॉस बी होती है। ई क्रॉस बी कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ई क्या है भैया, ई क्या है सर, ई जो है वो ये रहा, ई ये रहा, बी जो है वो इस तरफ है, तो इन दोनों के लंबवत, ई और बी के लंबवत जो है वो सी की दिशा होती है। तो ये जो संचरण की दिशा है ना, उसमें जो ऊर्जा है, मतलब ये तरंग क्या ऊर्जा का वहन करती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग ऊर्जा का संचरण करती है इकाई क्षेत्रफल में ऊर्जा प्रभाव की दर को एक पॉइंटिंग सदिश, है ना, एक सदिश होता है, इसका नाम होता है पॉइंटिंग सदिश, एस से चिन्हित किया जाता है। तो इसमें जो ऊर्जा प्रभावित हो रही है उसको हम लिख सकते हैं 1/म्यू नॉट ई क्रॉस बी, है ना। ये कहां से आया है, कहां को जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, बस हमें बस ये पता होना चाहिए पॉइंटिंग वेक्टर का सूत्र क्या होता है। इसी प्रकार से बेटा हमने ये एक दो इंपॉर्टेंट सी बातें पढ़ भी ली अभी कि यहाँ पे एक्स दिशा में संचरण करने वाली समतल विद्युत चुंबकीय तरंगों के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को हम ऐसे बता सकते हैं, ई बराबर, जैसे हमने y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स पढ़ा था, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ई बराबर ई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और बी को लिख सकते हैं बी एम मतलब बी का अधिकतम मान, है ना। के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखो, के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखो, बात बराबर ही है। अब इनमें क्या डिफरेंस है वो जब हम तरंग चैप्टर पढ़ेंगे उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी हम समझ सकते हैं कि के एक्स माइनस ओमेगा टी और ओमेगा टी माइनस के एक्स ऑलमोस्ट एक ही चीज है। जहां पर ओमेगा जो है वो तरंग का कोणीय आवृत्ति है और के क्या है तरंग संख्या, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया भी था। इसी प्रकार से बेटा हम इसमें एक दो और छोटी छोटी सी बात देख सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग का मूल सूत्र जो है वो त्वरित विद्युत आवेश होता है ना। मतलब कि जो सबसे मूल स्रोत जो होता है, मूल स्रोत मतलब कहां से बनती है, तो मूल स्रोत जो होगा इसका, मूल स्रोत जो होगा वह त्वरित विद्युत आवेश होता है। त्वरित विद्युत आवेश जो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी जब वो त्वरित होता है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, उसी से क्या होता है भैया विद्युत चुंबकीय तरंगे बनती है। उदाहरण के लिए एंटीना, है ना, एंटीना जो है हमारा, एंटीने से उत्सर्जित रेडियो तरंगे, जैसे जो एंटीने वगैरह वो हमारा घर के सामने वो तेरा एंटीना, ये वाला एंटीना नहीं बोल रहा हूं मैं कि ये एंटीना लगा हुआ है सर हमारे घर के सामने, ये वाला एंटीने की बात नहीं कर रहा हूं जिससे डीडी नेशनल चलता है ना। मैं उस एंटीने की बात कर रहा हूं जिससे विद्युत तरंगे निकली, टीवी टावर जिससे, या जो रेडियो या मोबाइल के बड़े बड़े टावर लगे हुए जहां से वेव्स निकल रही है ना, तो वो एंटीना की बात कर रहे हैं। उत्सर्जित रेडियो तरंगे एंटीना संचरण संरचना में आवेश के सतत दोलन से उत्पन्न होती है ना। आवेश के सतत दोलन से मतलब आवेश जो है, ये आवेश जो है अपना इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो सतत दोलन करता रहता है, मतलब वो सतत त्वरित होता है, इसी वजह से ईएम वेव्स बनती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे अध्यारोपण सिद्धांत पर कार्य का पालन करती है ना। ये सिद्धांत का क्या चक्कर है, अध्यारोपण सिद्धांत का जो चक्कर है वो हम अगले चैप्टर में जब तरंग प्रकाश की पढ़ेंगे तब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अध्यारोपण क्या होता है, अध्यारोपण कैसे होता है, और अध्यारोपण का व्यतिकरण वगैरह से क्या संबंध है, और इसके लिए समीकरण क्या बनते हैं, है ना। पूरा डिटेल में गणित भी पढ़ाऊंगा इसका, ये आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। फिर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत सदिश के कारण प्रकाशिक, हाँ ये देखो इंपॉर्टेंट सी बात, प्रकाशिक प्रभाव उत्पन्न होता है ना। जो आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, तो वो किसकी वजह से, विद्युत जो हमारा विद्युत घटक है या विद्युत सदिश की वजह से, दो है, एक विद्युत एक चुंबकीय, तो विद्युत की वजह से क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। विद्युत सदिश को प्रकाश सदिश भी
कहते हैं ना, क्या कहते हैं भैया, इसको प्रकाश सदिश भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में इसी वजह से क्या हो रहा है, वहां पर हमें विद्युत प्रभाव जो उत्पन्न हुआ था, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ था, जो लेनार्ड वगैरह ने एक्सपेरिमेंट किए थे, वो पता चला। और उसी से ये भी हर्ट्ज ने भी एक्सपेरिमेंट्स करे थे बेटा उससे रिलेटेड, और उसी से ये कंक्लूजन निकला कि एक्चुअल में जो लाइट है उसमें विद्युत प्रभाव भी होता है, या विद्युत प्रभाव लाइट का जो है वह इन एक्सपेरिमेंट से ही पता चला था। क्लियर है बेटा? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के या इनके गुणधर्मों के बारे में बिल्कुल बेसिक सी जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, इसे नोट कर लो जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम विस्थापन धारा की अवधारणा क्या चक्कर है, देखो अब हम एक नया चक्कर समझेंगे ना। क्या चक्कर है, देखो अब हम एक नया चक्कर समझेंगे ना। क्या नया चक्कर है ये देखते हैं। क्या हुआ कि जैसे हमने कुछ ऐसा पढ़ा था सर कि एक संधारित्र नामक चीज होती थी। तो ऐसे एक दिन मैक्सवेल भाई साहब बैठे हुए थे। कौन भाई साहब बैठे हुए थे? मैक्सवेल भाई साहब। मैक्सवेल भाई साहब ने बोला कि यार देखो यहाँ पर है एक संधारित्र। तो हमने बोला बहुत बढ़िया संधारित्र है। उन्होंने बोला कि यहाँ पर मैंने लगाई एक बैटरी। तो हमने बोला वाह भैया बैटरी लगा दी आपने। फिर उन्होंने बोला कि मैंने स्विच ऑन किया। तो उन्होंने बहुत बढ़िया स्विच ऑन किया। तो फिर बोला क्या होगा? मैंने बोला धारा जाएगी। तो उन्होंने बोला बहुत सही धारा जाएगी। तो उन्होंने बोला कि देख यहाँ पे आई धारा जा रही है। तो उन्होंने बोला कि हाँ धारा जा रही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना। तो उन्होंने बोला बिल्कुल सही बात है, धारा जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बोला कि देख अगर मैं यहाँ पर एक चुंबकीय सुई रखूंगा तो क्या ये रिफ्लेक्शन देगी? तो मैंने बोला हाँ सर, यहाँ पे धारा जा रही है तो चुंबकीय सुई होगी तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। बहुत सही। अच्छा, फिर मैंने पूछा कि अगर उन्होंने बोला कि यार यहाँ चुंबकीय सुई रखूंगा तो रिफ्लेक्शन आएगा। तो बोले हाँ चुंबकीय सुई रखूंगा तो रिफ्लेक्शन आएगा। फिर उन्होंने बोला था यहाँ पे चुंबकीय सुई रखूंगा तो रिफ्लेक्शन आएगा। तो बोला हाँ सर, यहाँ पर अगर जैसे ही आप सर्किट ऑन करोगे तो इसमें से धारा जाएगी 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 घूम कर आएगी। तो उन्होंने बोला देख यहाँ पर चुंबकीय सुई रखूंगा तो रिफ्लेक्शन आएगा। तो उन्होंने बोला अरे साहब कैसी बात कर रहे हो, अंदर कोई धारा थोड़ी ना होती है, अंदर कोई धारा थोड़ी ना होती है। तो उन्होंने बोला सोच कर बोल, अंदर कोई धारा होगी या नहीं होगी? तो उन्होंने बोला सर अंदर कैसे धारा हो सकती है यार, अंदर अंदर धारा क्या करेगी ये बताओ, अंदर तो विद्युत क्षेत्र रहते। तो उन्होंने बोला कि बेटा यही हो गया लोचा। क्या? उन्होंने बोला कि अगर एक संधारित्र में एक संधारित्र, देखिए एग्जाम्पल संधारित्र समझ रहे हम, बाकी ये जो कहानी है संधारित्र के अलावा या अगर जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर भी ये कहानी बोली जाएगी। क्या बोली गया? बोला क्या बोला उन्होंने कि यार देख यहाँ पर एक्चुअल में जब हमने सुई रखी चुंबकीय सुई तो उसमें डिफ्लेक्शन आया। तो मैंने बोला क्या बात कर रहे हो? तो बोले हाँ देख। तो उन्होंने बोला कि देख यहाँ पर है विद्युत क्षेत्र। तो हाँ विद्युत क्षेत्र है। तो उन्होंने बोला विद्युत क्षेत्र होते हुए रिफ्लेक्शन कैसे आ गया? अब अगर चुंबकीय सुई में रिफ्लेक्शन आना है या उसमें प्रक्षेपण आए, उसमें विक्षेपण आना है तो विक्षेपण के लिए क्या जरूरी है? तो सर चुंबकीय सुई के विक्षेपण के लिए, चुंबकीय सुई के विक्षेपण के लिए सर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है। हाँ, चुंबकीय सुई के विक्षेपण के लिए क्या जरूरी है? चल चुंबकीय सुई के विक्षेपण के लिए हमें चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। तो चुंबकीय क्षेत्र जब तक नहीं होगा तो विक्षेपण तो नहीं आएगा। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा तो विक्षेपण नहीं आएगा। तो यहाँ तो विद्युत क्षेत्र तो यहाँ विक्षेपण कैसे आ गया? ओ माय गॉड, ये तो हो गया कुछ गड़बड़ कार्यक्रम। तो फिर यहाँ पर उन्होंने बोला कि एक्चुअल में यहाँ पर भी इसके अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र है। तो फिर मैक्सवेल भाई साहब गए एम्पियर भाई साहब के पास, है ना। एम्पियर भाई साहब को पकड़ कर लाए, बोले भैया इधर आ। तो उन्होंने बोला क्या हुआ बताओ? तो बोले एम्पियर भाई आपने ये सिखा दिया दुनिया को क्लोज इंटीग्रल, मुझे पता है तुम लोगों को ढंग से याद नहीं ना, इसलिए फिर से बता रहा हूँ। क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल जो होता था, है ना, रेखीय समीकरण जो होगा बी डॉट डीएल का वो म्यू नॉट आई के बराबर होगा। तो उन्होंने बोला हाँ ये मैंने बोला, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उन्होंने बोला एक बात बताओ, इधर आओ, तुमने बोला कि जहां विद्युत क्षेत्र होगा वहां धारा होगी। तो हाँ जहां विद्युत क्षेत्र होगा वहां धारा होगी। तो बोले अंदर बीच में विद्युत क्षेत्र है क्या? तो बोले नहीं, अंदर बीच में कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। तो अंदर एक्सट्रीमली सॉरी, जहां चुंबकीय क्षेत्र होगा वहां धारा होगी। तो उन्होंने हाँ जहां चुंबकीय क्षेत्र होगा वहां धारा होगी। तो बोले अंदर बीच में चुंबकीय क्षेत्र है क्या? बी है क्या? तो बोले नहीं सर, अंदर बीच में कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। तो धारा कैसे आ गई? एम्पियर भाई साहब भी चकते में, और भैया ये क्या बोल रहा है, ये मैक्सवेल भाई साहब क्या बोल रही है, इनको बुलाओ साइड में बुलाओ। तो चलो इधर आ बेटा। फिर मैक्सवेल भाई साहब ने समझाया एम्पियर भाई साहब को, फिर दुनिया को समझाया कि एक्चुअल में क्या समझा। अब वो मैं तुम्हें समझाता हूं।
उन्होंने बोला कि ये जो धारा है ये एम्पियर ने सही बोला, एम्पियर बेटे ने सही बोला। उन्होंने बोला कि एक्चुअल में जो तार में धारा प्रवाहित हो रही थी, है ना, तो ये जो धारा थी वो थी आईसी, जिसे हम चालक धारा या चालन धारा वैसे बोला जा सही है, में हम इसे चालन धारा या कंडक्शन करंट कहते हैं, कंडक्शन करंट। फिर उन्होंने बोला कि देखो एक्चुअल में क्या होता है, जहां पर विद्युत क्षेत्र है, जहां पर विद्युत क्षेत्र है वहां पर इसके बीच में भी धारा है, इसके बीच में भी धारा है, और यहां जो बीच में धारा है उसे उसने आईडी या विस्थापन धारा, है ना, उसने बोला कि बीच में भी धारा है, जो आईडी है वो है विस्थापन धारा। विस्थापन धारा या डिस्प्लेसमेंट करंट। आई बात समझ में? तो उन्होंने वहां पर ऐसी दो चीजें बताई कि एक्चुअल में बेटा यहां पर जो बाहर धारा जा रही थी, एम्पियर भाई साहब बिल्कुल सही बोल के गए, लेकिन वो अधूरी बात बोल कर गए, वो बोल कर गए, है ना। देखो अब हमें अगर मैक्सवेल भाई साहब के पहले पहले, ये मैक्सवेल की कहानी चल रही है सब कुछ, है ना, मैक्सवेल भाई साहब के पहले पहले जो सारी कहानी पता थी, तो वो क्या पता थी कि सबसे पहले सर हमें पता था एक आवेश नामक चीज होती है, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होता है, आवेश गति करता है तो उसके कारण धारा होती है, तो धारा के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र पता था। क्या पता था कि जो चुंबकीय प्रभाव है ना, तो वो विद्युत प्रभाव के कारण हमें पता था, यहां पर हमें पता था सर कि यहां पर धारा है तो धारा के कारण चुंबकीय प्रभाव है, तो धारा के कारण चुंबकीय प्रभाव, हमें पता था सर कि धारा के कारण चुंबकीय प्रभाव होता है ना। ये भाई साहब ऑलरेडी बोलकर चले गए थे, और इसी का उपयोग करके हमने जनरेटर वगैरह बना लिए थे। क्या बना लिया था हमने ये बना लिया था, ये पता कर लिया था कि चुंबकीय फ्लक्स से, फाई से धारा उत्पन्न की जा सकती है, धारा उत्पन्न हो सकती है। ये कहां पड़ा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, विद्युत चुंबकीय प्रभाव। मतलब कि हमने चुंबक का विद्युत प्रभाव पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था हमने? चुंबक का विद्युत प्रभाव पढ़ लिया था। ये विद्युत प्रभाव दुनिया जानती थी कि अगर चुंबकीय क्षेत्र होगा तो उसके कारण वहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, जिसे हमने किसमें पढ़ा? जिसे हमने क्या पढ़ा कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण B में परिवर्तन से E, और ये कौन सी E थी? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, या हमने इसे प्रेरित विद्युत क्षेत्र कहा था। तो प्रेरित विद्युत क्षेत्र बनाया जा सकता है, प्रेरित विद्युत क्षेत्र बनाया जा सकता है। किससे प्रेरित विद्युत क्षेत्र बनाया जा सकता है? हमें प्रेरित विद्युत क्षेत्र जो है वो फाई बी से बनाया जा सकता है। मतलब कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, हम ऑलरेडी जान चुके थे सर कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण हम यहाँ पर विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं, विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं, विद्युत धारा, चुंबकीय विद्युत क्षेत्र प्रेरित हो सकता है। ये सबको ही दुनिया में पता था, लेकिन मैक्सवेल भाई साहब ने हाहाकार मचाया और एक नई बात बोली कि बालक सुन, कि विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या बोला उन्होंने बोला कि विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन से, ये बिल्कुल ही नई बात थी, उल्टी बात समझाई इस दुनिया को। किसने समझाई? मैक्सवेल ने। विद्युत फाई से परिवर्तन में विद्युत फाई से परिवर्तन में क्या बना? ई बना, है ना, या बी बना, बी, चुंबकीय क्षेत्र।
बताया उन्होंने, दुनिया को पता था कि अगर हमने चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन करा तो धारा बनेगी, धारा बनेगी, धारा बनेगी। उल्टा भी संभव है कि अगर तुमने चुंबकीय फ्लक्स विद्युत फ्लक्स परिवर्तित करा तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र आया, है ना, और या वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की परिवर्तन की वजह से भी हम बोल सकते हैं वहां पे जो धारा आई उसे उन्होंने नया नाम दिया, जिसे बोला उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या नाम दिया? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो उन्होंने फिर साइड में बुलाया, किसको बुलाया? एम्पियर को। बोला कि देख तेरा समीकरण जो है वो अधूरा है। ये एम्पियर समीकरण था। उन्होंने बोला कि एम्पियर भाई साहब, ये आपका एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर का बंद पथ का समीकरण जो है वो अधूरा है, अब हम इसे पूरा करते हैं। तो उन्होंने एक्चुअल में ये बताया कि देखो क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर जब हमारे पास कैपेसिटर था तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र था। क्या था? विद्युत क्षेत्र था। तो अगर यह विद्युत क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है समय के साथ, क्योंकि हमें पता है सर कि हमारे कैपेसिटर में जैसे ही बैंड करते हैं तो ऐसा नहीं झट से पूरा विद्युत क्षेत्र आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा सर। धीरे 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 यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा। तो यहाँ पे धीरे 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 आवेश बढ़ेगा। मतलब उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी वजह से यहाँ पर अगर मैं जैसा यहाँ एलिमेंट काटता था डीएल, वैसा ही अगर मैं एलिमेंट यहाँ पर काटूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये सर मैंने एक बंद पथ लिया। क्या लिया? एक बंद पथ लिया। तो इसमें से क्या हो रहा है? इस बंद पथ में से समय के साथ विद्युत क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है। तो अगर मैं विद्युत क्षेत्र का परिवर्तन लिखूं समय के साथ तो क्या होगा? तो देखो विद्युत क्षेत्र किस वजह से परिवर्तित हो रहा होगा? यहाँ पे आवेश है ना। तो देखो अब हम इसको एक बार रिवाइंड कर लिखते हैं कि विद्युत क्षेत्र का परिवर्तन। तो मेरे को विद्युत फ्लक्स लिखना है, विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा? ये होगा सर E डॉट ए। क्या होगा? E डॉट ए। अच्छा, यहाँ पर E क्या होगा? E है ना, E क्या होगा? विद्युत फ्लक्स लिख रहा हूं मैं, E क्या होगा? E क्या होगा सर? E होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमें पता है सर सिग्मा बटा ए इंटू ए हो गया। अच्छा, तो ये सिग्मा बटा एप्सिलॉन, सॉरी अभी ए आएगा। सिग्मा बटा एप्सिलॉन, ये क्या होता है? सिग्मा बटा एप्सिलॉन। ठीक है, अब सिग्मा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? आवेश क्यू बटा एरिया इंटू एप्सिलॉन इंटू एरिया। एरिया से एरिया कट गया। फ्लक्स जो हमें पता है ऑलरेडी सर क्यू बटा 5 भी आप लिख सकते थे, लेकिन मैंने घुमा कर क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर आवेश नहीं आ रहा है, यहाँ पर आवेश इस पर आ रहा है, उसकी वजह से अंदर विद्युत क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है। और अगर मैंने आवेश में परिवर्तन लिखना चाहा तो मैं क्या लिख सकता हूं सर? आवेश का समय के साथ परिवर्तन मैं लिख सकता हूं d5 बटा dt जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में परिवर्तन जो होगा वो होगा dq बटा dt इंटू 1 बटा एप्सिलॉन नॉट को हमने अलग फेंक दिया। dq बटा dt क्या होता है बालक? सर dq बटा dt धारा होता है। अब यहाँ पर ये जो धारा आई है वो किसके परिवर्तन के कारण आई है सर? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के परिवर्तन के कारण आई है। तो इसी धारा को I नाम दिया और इसे लिखा एप्सिलॉन d phi e बटा dt, और इस धारा को ID कहा गया। इस धारा को बोला गया इस दुनिया में विस्थापन धारा। क्या बोला गया? विस्थापन धारा। अब विस्थापन धारा का परिमाण तो सर हम ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन विस्थापन धारा जो है वह क्या IC के बराबर होगी? हाँ, ध्यान से सुन अब मेरी बात को। देख अब इन दोनों में क्या संबंध है? तो एक्चुअल में क्या है, देख यहां से IC गया, यहां से IC बाहर आया और बीच में था ID। तो क्या कॉमन सेंस से ऐसा नहीं बोल सकते हम, है ना? देख हमें 2 प्रकार के सवाल आएंगे जिसमें ये इस समीकरण से हमें पूरा निकालने का बोलेगा, है ना। फाई याद रखना, फाई क्या होता है? फाई होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू में परिवर्तन से भी हम निकाल सकते हैं इसे, है ना। देख यहाँ पर अगर मैं चाहूं तो इसका भी यूज करके इसको सेट कर सकता हूँ। सी का कैपेसिटेंस दे सकते हैं, हमें संधारित्र का कैपेसिटेंस दे सकते हैं। तो हमने जो ये आवेश लिखा उसको हमको कैपेसिटेंस के टर्म्स में भी लिखना पड़ सकता है। नीट 2021 का सवाल, है ना। क्या लिखना पड़ सकता है? फाई को, है ना, फाई की जगह हम ये जो धारा है उसको हम ऐसा भी लिख सकते थे Q बराबर CV। तो यहाँ पर मैं dQ बटा dt जो है उसे ऐसा भी लिख सकता था सर, ये हो जाएगा IdV बटा dt। तो मेरे पास एक और बात बन जाती है, ID जो हो जाता वो CdV बटा dt हो जाता। नीट 2021 का सवाल इस पर आ गया था, है ना। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस की बात है कि हम उसको और क्या क्या लिख सकते हैं।
क्लियर है ना। तो लेकिन हम कुल मिला के धारा को लिखना चाहते तो धारा ये होगा, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन अभी तो हम इस पर जो मैक्सवेल भाई साहब ने बोला उस पर जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि देख यहां से आईसी घुसा, यहां से आईडी आया, तो बीच से यहां से आईसी बाहर आया, मतलब कंडक्शन धारा आई। तो बीच में क्या है, बीच में है आईडी, बीच में क्या है आईडी। तो आईडी क्या है, आईडी तो आईसी के बराबर ही होएगा। क्या होगा, उसके बराबर ही होएगा, है ना। तो यहां पर अब हमें इस पर भी सवाल बन सकते हैं। अच्छा, अब और कैसा सवाल बन सकता है सर, ये d5 बटा dt जो है वो क्या हो सकता है। d5 बटा dt निकालना है तो मैं निकाल दो यार, फ्लक्स में परिवर्तन समय के साथ। तो जैसे हम पहले फ्लक्स निकालते थे, चुंबकीय निकालते थे, वैसे विद्युत फ्लक्स पे सवाल बनेंगे। छोटी सी बात समझ में आई सभी को, है ना। एक बार मैं पहले से कंप्लीट करता हूं, फिर हम सवालों की तरफ जाना चाहेंगे। बस यही एक लास्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना था। तो फिर मैक्सवेल भाई साहब ने एम्पियर भाई साहब के साथ जो साइड में गए थे, उनको साइड में दोनों बाहर आए, और फिर उसके बाद में एम्पियर भाई साहब ने बोला सॉरी शक्तिमान। तो मैक्सवेल भाई साहब ने बोला कि देखो आज से आपका जो समीकरण है क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल, वो म्यू नॉट आई में 2 आई है, एक आईसी है, एक आईडी है। तो सर आज से मतलब कि जो मैंने पीछे पढ़ा वो सब कुछ गलत हो गया क्या? नहीं बालक, जो तूने पीछे पढ़ा वो सब कुछ सही है, वहां जाके ये मत घुसा देना, है ना। ये केवल इस चैप्टर के लिए है। फिर से बोल रहा हूं, कॉशन, वार्निंग, ये केवल इसी चैप्टर के लिए समीकरण है, पीछे वाले समीकरण में जाके मत घुसा देना ये सब कुछ। तो ये म्यू नॉट आईसी प्लस आईडी हो गया। तो हमने बोला कि और क्या बोला, तो इसने बोला बी डॉट डीएल जो होगा, है ना, बी डॉट डीएल होगा, उसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं म्यू नॉट आईसी, आईसी तो पता था, आईडी क्या आया, आईडी आया एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई, फाई ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में परिवर्तन के कारण धारा। तो ये कहलाई मैक्सवेल का समीकरण। ये किसका बोला गया, मैक्सवेल का समीकरण। उनने छोटू सा परिवर्तन कहा, उनने दुनिया की आंखें खोली कि देख उल्टा भी संभव है ना, तू जो सोचता था वो तो है ही है, उसके अलावा उल्टा भी संभव है। तो इसी प्रकार से मैक्सवेल भाई साहब ने फिर पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो था उसमें बोला कि देखो क्या 4 समीकरण आपके सामने आए। तो उन्होंने क्या क्या बात बताई, एक पहला ये समीकरण बोला, फिर उन्होंने बोला कि आपको ऑलरेडी गाउस के नियम से जो पता है, गाउस नियम से पता है, क्या पता है कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए जो होता है वह क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, और क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएल करोगे अगर आप, तो ये आ जाएगा आपका 0। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये सब कुछ गॉस भाई साहब ने बोला था, है ना। ये गॉस भाई साहब ने बोला था, उसके अलावा मैक्सवेल भाई साहब ने ये वाली इक्वेशन से इंटरप्रेट करी और ये वाली बात बताई। ये जो हमें ऑलरेडी पता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एक गोल चक्कर काटेंगे तो डीएल 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 घूम के गोल चक्कर काट लिया, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में परिवर्तन, या ये क्या है ई डॉट डीएल क्या होता है सर, ई डॉट डीएल जो होता है वो विभवांतर होता है डीवी। तो विभवांतर क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये कुछ याद आया। तो अगर मैं क्लोज बोल गया मतलब इंटीग्रेशन के ऊपर गोला लगा दिया, मतलब मैं गोल घूम गया, तो गोल घूम गया तो विभवांतर जो आएगा वह 0 आ जाएगा। डेल्टा वी जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र को लेकर क्या क्या इक्वेशंस बोली गई थी, बी डॉट डीएल जो है वह, यह सब यह गॉस भाई साहब ने बोल दी, है ना। फिर उसके बाद में एम्पियर भाई साहब ने बोली। तो इन चारों को हम मैक्सवेल के समीकरण कहते हैं। बी डॉट डीएल जो होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आईसी कंडक्शन करंट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बटा डी टी। साथ ही साथ हम इसे क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीए लिखेंगे, तो ये भी क्या आ जाएगा, ये भी हो जाएगा सर 0। क्यों, क्योंकि यहां पर बी डॉट डीए का क्लोज इंटीग्रल करोगे मतलब कि आपने पूरा डी ए मतलब पूरा वॉल्यूम बना दिया, पूरा वॉल्यूम बना दिया। तो उसमें जो इंटीग्रेशन होगा या जो चुंबकीय क्षेत्र निकल कर आएगा वह 0 निकल कर आएगा। क्लियर है बेटा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से समीकरण है जो हमें पता होने चाहिए। यही पूरे समीकरण है जो इस दुनिया में फिजिक्स चला रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है पूरा वह इन्हीं पर आधारित है। तो यहां हमने फिजिक्स का एक बहुत बड़ा सेगमेंट या पूरे फिजिक्स का जो सबसे बड़ा सेक्टर है क्लास 12 की प्रथम बुक वो खत्म कर दी है एनसीईआरटी के हिसाब से।
ठीक है, चलिए बेटा, तो हम आगे बढ़ते हैं, यहीं पर ही हमारी कहानी खत्म करना चाहेंगे, बस कुछ छोटे छोटे से हम सवाल करना चाहेंगे। ठीक है, चलिए भैया, तो पहला सवाल आपके सामने। सवाल कह रहा है यहाँ पर कि चित्र में प्रदर्शित संधारित्र दो, अरे ऐसा इतने आसानी से खत्म नहीं होगा, बहुत सारे सवाल करवाऊंगा मैं, वाला छुट्टी हो गई। देख यहाँ पर दो वर्ताकार प्लेटें जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर तथा एक दूसरे से 5 mm दूरी पर है। ये दोनों कहा है 5 mm, फील कैसे आएगा, सवाल तो करना पड़ेगा ना, 5 mm दूरी पर है। फिर बोला है कि संधारित्र को बाह्य स्रोत द्वारा आवेशित किया जाता है, यानी आवेशित कर दिया जो चित्र में दिखाया। फिर बोला है आवेशित धारा नियत है तथा धारा कितनी है, 0.15 एम्पियर है। चलो बहुत बढ़िया। अब बोला है प्लेटों के मध्य धारिता तथा विभवांतर में परिवर्तन की दर की गणना कीजिए। तो देखो यार, धारिता निकालना है, ये जो हमारा पुराना है उसी से धारिता निकलेगी। धारिता क्या होता था, धारिता होता था C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा D। हाँ, इसी से निकलेगी धारिता। एप्सिलॉन नॉट क्या था, याद करो, भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, आजा। देखो क्या हुआ, ये याद है 1/4, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो था वो हमारा क्या होता था, 9 × 10⁹ होता था गुरुजी। तो यहाँ पर हम चाहे तो एप्सिलॉन नॉट का मान जो है वो लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख पाएंगे। तो C का मान क्या हो जाएगा, एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो यहाँ पर एप्सिलॉन के मान के लिए 9 × 10⁹ नीचे आ गया। अच्छा, इनटू एरिया, एरिया क्या होता है, एरिया, एरिया जो होता है वो होता है पाई r स्क्वायर। तो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है, हाँ, तो जगह पाई इंटू r स्क्वायर, r स्क्वायर मतलब 12 सेंटीमीटर। तो ये लिख सकता हूं मैं 12 × 12, तो सर ये हो गया 3, ये भी कट गया तो ये हो गया 4। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर बचा सर 4/5। अब जीना चाहेंगे, ये हमारा C आ गया। अगली बात, फिर बोला है कि यहाँ पे विभवांतर में परिवर्तन की दर, विभवांतर में परिवर्तन की दर मतलब वो हमसे पूछना चाहता है, क्या पूछना चाहता है, dV बटा dt। तो देख, V को देखते ही तेरे मन में सबसे पहले क्या विचार आया बालक, सर V को देखते ही मेरे मन में विचार आया Q बराबर CV होता है। तो V को देखते ही मेरे मन में आया Q बटा C बटे में dt। तो ये dQ बटा dt इंटू 1/C हो गया। dQ बटा dt क्या होता है, धारा, धारा दी है तुझे, हाँ सर धारा दी है मुझे, कितनी दी है सर, धारा दी है 0.15। तो देखा 0.15 गुणा C कितना है सर, 5/4 गुणा 10⁻⁻10। तो कितना हो गया सर, इसे काट दो तो ये हो जाएगा 3। तो 0.3 हो जाएगा, तो 0.3 0.03 हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम इसे 4 से गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा सर, 4 से गुणा करेंगे 0.15 हो जाएगा, 1-2 हो जाएगा, गुणा 10⁻10 वोल्ट प्रति सेकंड इसका मात्रक आएगा, क्योंकि इतना विभवांतर हर सेकंड परिवर्तित हो रहा है। प्लेटों के सिरों पर विस्थापन धारा क्या होगी, तो बेटा प्लेटों के सिरों पर विस्थापन धारा जो होगी वही तो धारा, यही धारा क्या होगी, यहाँ पर अगर सिरों पर विस्थापन धारा निकालनी है तो ये वही धारा होगी जो यहाँ पर धारा आई है ना। क्योंकि ऊपर देख, अगर देख ध्यान सुनना मेरी बात को, अगर ये ऐसा पूछता कि सिरों पर मतलब यहाँ पर विस्थापन धारा, तो यहां से यहां तक की पूरी धारा पूछा है, पूरी धारा। तो पूरी धारा क्या है, यहाँ पर धारा आई है आई, यहाँ पर धारा आई है आई, तो इस पूरे में से कितनी धारा निकलनी चाहिए, आई, तभी तो वापस से वहां पर भी आई पहुंचेगी। अरे यार, मैंने पाइप में से 1 लीटर पानी डाला तो उधर से कितना बाहर आएगा, 1 लीटर बाहर आएगा। अगर मैं तुझसे पूछता कि पाइप के इतने हिस्से में से कितना पानी जा रहा है, तो पानी अलग आ जाता, तो पानी अलग आता, आई बात समझे, तो पानी कम आता। अभी तो पूरा पानी है, तो पूरा पानी तो विस्थापन धारा जो होगी वह कितनी होगी, वह समान ही होगी। और कितनी होगी भैया, कहां गई, 0.15 एम्पियर। देख दोनों में डिफरेंस समझ। अगर मेरे को बोला है कि पूरी धारा कितनी अंदर घुसी, देख जैसे तार, इसमें धारा भी विंग संधारित्र में, फिर पूरी विंग धारा उतनी, अगर बाहर भी उतनी ही आई तो पूरे उसमें जो अंदर धारा बनी थी वह कुल धारा और विस्थापन धारा एक ही थे, या जो वो धारा थी वही समान धारा होगी।
कहानी समझ में आई तुम लोगों को? क्लियर है इतना सा? तो ये 0.15 एम्पीयर हम बोल सकते हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे सर? अगर हमसे इसी सवाल में इस प्रकार का कुछ, अच्छा पहले तो ये वाला सवाल नहीं, ये नहीं करेंगे। इसी प्रकार से अगर इस सवाल में ऐसा पूछा जाता हमसे, पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जाएगा, नीट 2022, 23, 24, 25, यहां पर हमें बोला कि ये प्लेटें हैं, है ना। अब हमें बोला कि यार इसमें आर बटा, ये पूरा सर्किट वही है ना, ये पूरा सर्किट वैसे ही वैसा दिया हुआ है। अब हमें बोलेंगे इसे थोड़ा सा बड़ा बनाते यार हमें, यार तो फील आएगा थोड़ा सा। ये प्लेटें हैं, यहां पर धारा आई, यहां से धारा गई। अब हमें बोला कि यहां पर R बटा 2 क्षेत्र से कितनी धारा निकली, ये धारा बताओ। तो अब ये धारा और कुल धारा अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि मैं इतने से में से धारा पूछ रहा हूं। फील आया तुम लोगों को, है ना। तो कैसे पता करेंगे सर कि यहां से अब कितनी धारा जा रही है? तो यहां पर अगर मैं धारा देखूं तो देखो एक्चुअल में जो विस्थापन धारा है, अब देख अंदर तो विस्थापन धारा होगी, तो पूरे की बात करता, मैं यहां से यहां तक की बात करता, तो वो तो कुल जो अंदर से चालक धारा है उसके बारे चालन धारा है उसके बराबर कर देते हम। लेकिन अब यहां पर अगर मैं अंदर की बात करूंगा तो ये जो होगा वह कितना हो जाएगा सर? ये त्रिज्या जो है वो कैपिटल R बटा 2 है। कितनी है त्रिज्या? कैपिटल R बटा 2। तो अगर ये त्रिज्या कैपिटल R बटा 2 है तो यहां पर अगर अब मैं विस्थापन धारा की बात करूं तो वो होता है एप्सिलॉन डी फाई बटा डी टी। हाँ सर, फाई क्या होता है बालक? फाई क्या होता है? तू चाहे तो इस समीकरण से भी जा सकता है, तू चाहे तो इस समीकरण से भी जा सकता है, दोनों से बात बराबर ही पड़ेगी। ठीक है, मतलब ये वाला समीकरण, सी वाला समीकरण है ना। तो वो धारा मैंने बताया था, अरे कहाँ गया सर, ये रहा ना यार, कहाँ गया? हाँ, ये जो धारा बताया डीवी बटा डीटी वाले से, है ना। तो मतलब ये डीवी बटा डीटी तो दोनों के लिए सेम होगा, सी अलग अलग हो जाएगा। कैसे अलग अलग हो जाएगा? क्योंकि यहां पर अब अगर मैं पूरे की बात करता हूं तो उसका कैपेसिटेंस अलग है, ये R बटा 2 त्रिज्या के लिए बात करो तो उसका कैपेसिटेंस अलग आएगा। तो यहां पर क्या करेंगे सर? यहां पर हम इससे अगर सॉल्व करना है सर तो इस आईडी को लिख सकते फाई क्या होता है? फाई होता है सर इलेक्ट्रिक फील्ड में परिवर्तन इनटू एरिया। तो देखो चक्कर क्या है कि सर यहां पर अगर आप पूरे इसमें देखोगे और इतने से में देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में परिवर्तन वही है, डेल्टा फाई ये एप्सिलॉन दोनों में ई वही है। क्या अलग अलग है? एरिया अलग अलग है। तो अगर पूरे में से धारा मैंने बोल दी, पूरे में से धारा जो थी वो धारा थी आई नॉट, तो पूरी की धारा आई नॉट है। तो इतने से में ए R बटा 2 त्रिज्या में कितनी धारा होगी, कितनी विस्थापन धारा होगी ये पूछेंगे, है ना। क्या बोलेगा? R बटा 2 त्रिज्या में विस्थापन धारा। तो कैसे करेंगे? तो सर अब विस्थापन धारा जो है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है कि यहां पर एक ही जैसी प्लेट है तो इस पूरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड का परिवर्तन सेम होगा। तो आईडी जो होगी, आई जो होगा वो समानुपाती हो गया एरिया के। तो जब सर आई नॉट धारा थी तो एरिया कितना था? एरिया था सर पाई R स्क्वायर बटे में। जब अब इसमें से आईडी, इसकी धारा नहीं पता मुझे तो इसकी धारा मैंने आई बोल दी, डिस्प्लेसमेंट धारा, तो इसमें हो जाएगा सर पाई R बटा 2 का स्क्वायर, या मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं आई नॉट बटा आई, ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर इंटू पाई R स्क्वायर की घात बटे में 4। तो 4 पलटी के ऊपर चले जाएगा तो यहां से आई जो आ जाएगा वो आई नॉट बटा 4 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? आई नॉट बटा 4। मतलब कि इसमें से जो धारा जा रही है वो 1/4 जा रही है पूरे से जो जितनी जा रही है। फिर बोल सकते हैं कि जो बचा हुआ है उसमें से धारा बताओ, है ना। तो हम आसानी से ऐसा समझ सकते हैं कि सर जो बचा हुआ होगा उसमें से धारा, इसको माइनस कर लो ना। तो जैसे देखो यार ये मेरे बीच में पास 2 प्लेटें हैं, तो इसमें से कितनी धारा निकलेगी, विस्थापन धारा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्चुअल में इसके क्षेत्रफल पर भी, है ना। अगर मैंने इसका अभी जैसे क्षेत्रफल आधा ले लिया था तो क्षेत्रफल जितना कम करते जाऊंगा विस्थापन धारा उतनी कम निकलेगी उसमें से, क्योंकि इस पूरे में से आई नॉट निकल रही है ना। तो तू तो बस सीधे सीधे ऐसा ध्यान रखता है। इसके लिए क्या SP स्टार ध्यान रखना है आपको कि विस्थापन धारा किसी भी एक संधारित्र के लिए, चाहो तो लिख लो, विस्थापन धारा किसी भी एक संधारित्र के लिए
आई जो होगा वो समानुपाती होगा एरिया के। एरिया के एक है क्षेत्रफल प्लेटों का। ठीक है, बस क्या है डीई बटा डीटी नियत हो। और हमें पता है कि सर अगर ये एक ही प्लेट है, अरे एक ही प्लेट है मतलब ये पूरा एरिया एक ही प्लेट का है ना यार, तो यहाँ पर हर क्षण इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरी एक समान रूप से वितरित होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में परिवर्तन भी एक समान होगा। तो वहां पर हम ये समझ सकते हैं कि आईडी जो होगा वो समानुपाती होगा एरिया के। चलो और कुछ चुटकुले से सवाल कर लेते फटाफट है ना। हमें बोला कि एक समान विद्युत क्षेत्र चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र, अच्छा हमें विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति बता देगी ना। अब हम विचित्र प्रकार के सवाल करते जाएंगे। आवृत्ति तथा 48 वोल्ट पर मीटर आयाम से दोलन कर रहा है विद्युत क्षेत्र। अब हमें बताना है यहां पर कि तरंग दैर्ध्य लैम्डा क्या होगा। तो C बराबर होता है बेटा F इंटू लैम्डा। तो C कितना है 3 इंटू 10 की पावर 8। आवृत्ति कितनी दी गई है 2 गुणा 10 की घात 10 लैम्डा यहां से निकल जाएगा। तो इसे नीचे ले आते सर, ये हो जाएगा 3 बटा 2 गुणा 10 की घात -2 लैम्डा, या 1.5 गुणा 10 की घात -2 मीटर लैम्डा आ जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार के भी छोटे छोटे से सवाल हमें आ सकते हैं। और क्या हो सकता है, बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम कैसे निकाले सर, देख जो मैंने तुझे गुणधर्म में पढ़ाया था उसी पर आधारित सवाल है। C बराबर होता है E बटा B। तो बस इसी के लिए मैंने सवाल पढ़ा, इसी के लिए मैंने बातें पढ़ाई थी। C होता है 3 इंटू 10 की पावर 8। E कितना दिया हुआ है, E का आयाम दिया हुआ है 48 बटे में हो गया B। तो B का जो मान आ गया वो हो गया 48 बटे में 3 गुणा 10 की घात 8, या हम इसे लिख सकते हैं सर ये हो जाएगा 16। तो यहां पर हो जाएगा 16 गुणा 10 की घात 8 टेस्ला। इसका चुंबकीय क्षेत्र का आयाम होगा -8 आएगा। क्लियर है कहानी। अगला सवाल, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तरंग का कुल औसत ऊर्जा घनत्व ज्ञात कीजिए। तो कुल ऊर्जा औसत घनत्व कैसे ज्ञात करें सर। सर ऊर्जा घनत्व ज्ञात करना है हमें, कैसे करेंगे सर, ऐसा कुछ पढ़ा क्या। तो ये जो वैल्यू आएगी ऊर्जा की वो कितनी आएगी, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, हम चाहे तो ये विद्युत से भी निकाल सकते हैं, चुंबकीय ऊर्जा भी लिख सकते हैं। चुंबकीय ऊर्जा होती है हाफ बी स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट। तो दोनों में से जिस भी सूत्र से लिखना हो चाहो उससे लिख लो। आपके पास बी का भी मान है, आपके पास ई का भी मान सवाल में दिया गया है। ठीक है, तो जिससे चाहो उससे कर लो। अगर हम ई से करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये देखो हाफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.8 गुणा 10 की घात -12 गुणा ई कितना है 48 का स्क्वायर। कितना आएगा 48 का स्क्वायर। तो अब ये 48 का जो स्क्वायर आ जाएगा तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा सर अगर से कट करेंगे तो 4.4 हो जाएगा इंटू 10 की घात -12 गुणा 48 का स्क्वायर। ठीक है, तो यार इसको एक बार सॉल्व करके देखना। जहां तक मुझे याद है कुछ ऐसा आंसर आता है इसका 1.0 इंटू 10 की घात -8 है ना, और ये ऊर्जा है तो जूल प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा है ना। 10 की घात -8 के करीब आता है ये कुछ है ना। 10 की घात -12 3 0 4 0 उधर की तरफ जाएंगे। हाँ, तो मैं इससे 4 0 दूंगा तो 10 की घात -8। ठीक है, ऐसे ही कुछ आंसर आता है, एक बार कैलकुलेट कर लेना। चलो आगे बढ़ते, और किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं हमारे पास वो देखते हैं है ना। अच्छा सर नीट 2021 में क्या पूछा गया था, उसने बोला कि दिए गए यहाँ पर एक स्रोत दिया गया ना। अब यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा पर भी बहुत सारे सवाल आते हैं इसको मिलाकर। क्यों, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ परिवर्तित हो रही है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है संधारित्र के अंदर समय के साथ परिवर्तित हो गई, जिससे हमें क्या मिलेगा, विस्थापन धारा। V दिया हुआ है, C संधारित्र दिया हुआ है, तो धारिता के प्लेटों के मध्य विस्थापन धारा क्या होगी। ओ भैया उड़ गए तोते। आहा, ये तोते नहीं उड़े, इसने हमारे मजे लिए है सर। याद करो विस्थापन धारा क्या होती है, पहले तो ये बता।
धारा क्या होती है? तो सर धारा जो है, धारा होती है सर किसके लिए? संधारित्र के लिए। अच्छा सर मुझे याद है, संधारित्र के लिए जो धारा होती थी सर थोड़ा थोड़ा कम याद आ रहा है, फिर भी मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। ओमेगा टी वी नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, ये मेरे लिए धारा आ गई। कहानी खत्म, पैसा हजम। है क्या ऑप्शन में? है क्या ऑप्शन में? हाँ सर साइन कॉस, कॉस आ रहा है, मैं लगाया, पहला ऑप्शन सही हो गया है ना। यहाँ पे वी नॉट इंटू सी। अच्छा एक सेकंड बेटा ना, उसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक, वो सी कंप्यूटर वाले भैया को समझ नहीं आया, 2 बार सी लिखना, तो उनको क्या पता कि एक संधारित्र वाला सी है ना, उन्होंने केवल एक ही सी लिख दिया। उनको बोला कि सर ने 2 बार सी लिख दी, गलती कर दी सर ने गलती नहीं करी, उनको पता नहीं एक सी संधारित्र वाला था। ठीक है, तो वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, साइन ओमेगा टी नहीं बनेगा, साइन ओमेगा टी नहीं बनेगा, है ना। तो यहाँ पर ओमेगा सी जो है वो मल्टीप्लाई होकर ऊपर चले जाएगा, साइन वाला नहीं बनेगा, क्योंकि धारा और वी में पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस होता है। चलिए भैया आगे बढ़ते, और सवाल जबरदस्त। नीट 2017 में क्या पूछ लिया था हमने? हाँ, उन्होंने बोला कि ई का मान जो है 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट प्रति मीटर है, 6 वोल्ट पर मीटर है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान, अरे 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 सब सालों में एक एक सवाल जरूर आता है ना। हर वर्ष एक सवाल निश्चित है। इस सवाल को 100% सबको फोड़ कराना है, फुटना नहीं है, सवाल फोड़ कराना है। देखो C बराबर E बटा V होता है। हाँ, तो हमें क्या बोला है कि यहाँ पर वर्ग माध्य मूल मान, तो उससे भी हमें क्या मिलेगा? E मिलेगा। तो E का मान, अरे सर तो कैसे निकाले? 3 × 10 की पावर 8। हाँ, E का मान कितना आया सर? E का मान 6 दिया हुआ है, B का मान निकाल लो, कहानी खत्म। तो B का मान आ गया सर, नीचे लिया इसको। हाँ, तो ये हो जाएगा 6 बटा 3 गुणा 10 की घात 8, तो हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात -8। ठीक है सर, आंसर आ गया। सर ऑप्शन में ही नहीं है। ओहो, नीट 2017 में इन्होंने दिमाग कम लगाया। मैं होता तो एक ऑप्शन ये जरूर रख देता। अब सोच ऑप्शन में क्यों नहीं है? ये कौन सा मान आया सर? ये ई आरएमएस था, तो ये बी भी आरएमएस आएगा, है ना, आरएमएस आएगा। तो यहाँ पर अगर मुझे बी नॉट चाहिए तो मैंने तुझे सिखाया है आरएमएस का √2 कर दे। सर वो सब जगह लगता है क्या बेटा? ये सब साइन और कॉस की वेव है, साइन और कॉस की वेव है, तो जो प्रत्यावर्ती धारा में पढ़ा वो उठकर यहाँ पर लगा, इसलिए तो उसके बाद में वाला चैप्टर पढ़ाते हैं। तो √2 मतलब 1.41 इंटू 2 × 10 की पावर -8। हाँ, अब आंसर आ जाएगा। तो इसको 2 से गुणा कर लो सर, 2 से गुणा करेंगे तो सर ये लगभग 2.848 गुणा 10 की घात -8 आ जाएगा। है क्या ऑप्शन में? हाँ सर है, पहला वाला, बहुत सही। अगला सवाल आया समझ में? आरएमएस आई नॉट, ये आरएमएस और नॉट का ध्यान रखना है हमें ना। अगला सवाल 17 में एक और, अच्छा सॉरी 17 का ये हो गया, सॉरी हाँ 11 में एक और, हाँ 11 में एक और, 17 वाला सवाल कर लिया। अरे 11 सवाल जो है अभी हमने कर लिया। चल हाँ सर, और क्या मान पूछ सकते, और क्या पूछा? 11 में क्या पूछा? उसने बोला कि z अक्ष की तरफ गतिमान विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग z अक्ष में +z में है। तो अब बताना है यहाँ पर कि इनमें से क्या सही होगा, B और E। कैसे बताएंगे सर? अरे बालक, C बराबर होता है E क्रॉस B। अब ये देख किन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है जो +J आना चाहिए। सर क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ याद आ रहा है मेरे को। आपने एक ट्रिक बताई थी कि हाथ नहीं घुमाने का है, IJK करने का है। तो सोच E क्रॉस B करना है तो किन दोनों को क्रॉस करेगा तो क्या आएगा? सर इधर घूमेंगे तो पॉजिटिव होगा, मतलब ये I हो जाए, ये J हो जाए, मतलब ये E हो जाए, ये B हो जाए, तो जिंदगी में मजा आ जाए। मतलब E जो है वो I हो जाए और B जो है वो J हो जाए, तो क्या ऐसा ऑप्शन में मिल जाए? हाँ सर, तो क्या लाइफ जिंगा लाला हो जाए? हो गई। देख, बिना पेन उठाए हमने सवाल कर दिया, क्योंकि हमने जिन तरीकों से पढ़ी है बेटा फिजिक्स की बातें, उस बात की गारंटी मेरी है कि अगर तू दुनिया का कोई भी सवाल नीट लेवल का बढ़िया तरीके से करना चाहता है तो जो सब कुछ बताया वो बढ़िया तरीके से अगर तुझे ध्यान है तो 110% सवाल ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। 110% सवाल बनेगा। ये सारी बातें हमने, ये सारी ट्रिक्स हमने पढ़ी हुई थी, तो हमें कुछ नहीं करना। ई क्रॉस भी करना है, ये गोल घुमा दिया, ये आई होना चाहिए, जे होना चाहिए, तभी तो की आया, तभी तो सी जो है वो के में आया।
और सवाल 2019 में 2009 में, और सर क्या दे दिया, ये हमें दिया है यह ई का एक समीकरण दिया हुआ है। सॉरी तो बहुत डरावना है, एक काम कर, तुझे ई का मैंने समीकरण सिखाया क्या? हाँ साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, सर आपने कुछ सिखाया था ऐसा? अच्छा, यहां पर वही समीकरण दिया, मतलब ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो y दिशा में उछल कूद कर रहा है। अब हमें बोला है यहां पर कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित किया है, तो आपको तरंग में तरंग दैर्ध्य बताना है और आवृत्ति बताना है। तरंग दैर्ध्य बताना है, आवृत्ति बताना है, तरंग दैर्ध्य बताना है, आवृत्ति। अरे सर ये तो मैं निकाल सकता हूं। कैसे? देखो हम कंपेयर करेंगे सर, ये जो पूरा हो गया ये मेरा, अच्छा सर ये है टी, तो यहां पर ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो ये सर मेरा हो गया ओमेगा, तो ये हो गया 2 पाई इंटू 10 की पावर 6, ये हो गया मेरा ओमेगा, है ना, ओमेगा। तो यहां पर अगर ओमेगा होगा तो क्या कर सकता हूं मैं, ओमेगा होगा तो मैं क्या कर सकता हूं सर, तो सर यहां पर आप लिख सकते हो इसे, यहां पर कर देते हैं हम मीटर, ठीक है, अच्छा यूनिट में गड़बड़ था है ना, तो ये 2 पाई इंटू 10 की पावर 6 क्या हो गया, ये हो गया सर मेरा ओमेगा, तो क्या 2 पाई इंटू 10 की पावर 6, 2 पाई बाय, अच्छा निकालना क्या, आवृत्ति, तो 2 पाई इंटू एफ कर दिया मैंने सीधे सीधे, 2 पाई से 2 पाई कट गया, आवृत्ति आगे 10 की घात 6 है क्या ऑप्शन में, सर 10, अरे ये रहा, अरे ये रहा, तो 3 में है, बहुत मुश्किल है। चलो पहले फिर के निकालते, अब के क्या होगा इसको कंपेयर कर, तो ये क्या है सर, पाई इंटू 10 की पावर -2, अच्छा के क्या होता था सर, 2 पाई बटा लैम्डा होता था, 2 पाई बटा लैम्डा जो होगा पाई इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा, और पाई से पाई कट गया, तो लैम्डा कितना आ गया बेटा, लैम्डा आ गया सर 2, नीचे आ गया 10 की घात -2, तो इसे हम लिख सकते हैं सर 2 गुणा 100, ऊपर चले गया या 200 मीटर हो गया, हाँ सर 200 मीटर, तो ये रहा सर, ये रहा और ये रहा, और कोई सर इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, तो सर हम इसमें यहां पर जो 200 मीटर तरंग दैर्ध्य है तो उसके साथ यह गति कर रही है, तो यहां पर सही आंसर क्या लेंगे बेटा, तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा तीसरा सही आंसर हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, तीसरा सही आंसर हो जाएगा। एक सेकंड बेटा, है ना, हाँ तीसरा जो आंसर होएगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। यहां पर एक्चुअल में 2 पाई इंटू 10 की पावर 6 था, है ना, चिंता मत करो, मुझे याद है सवाल, 2 पाई इंटू 10 की पावर 6 था, ये आवृत्ति थी, है ना, एक्स दिशा, तो एक्स दिशा के अनुदिश गति करेगा, 200 लैम्डा होगा, 10 की पावर 6 आवृत्ति होगी, और एक्स दिशा के अनुदिश गति करेगा, ये क्लियर है। वाय दिशा का अनुदिश गति नहीं कर सकता, आगे ही बढ़ेगा, वाय दिशा में चुंबक विद्युत क्षेत्र है तो गति आगे की दिशा में ही होगी, क्लियर है कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, नीट 2013 का सवाल, क्या कहना चाह रहा है सवाल हमसे कहना चाह रहा है सर यहां पर कि सर इसमें बोला है इसने विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति दे दी है, अरे ये क्या दिया है, एप्सिलॉन दिया है, परावैद्युतांक जो है ना, एक पराविद्युत पदार्थ का दिया हुआ है सर, तो ओरे रे रे ये क्या करे सर, हम इसका देखो सर, ये 2003 में पगला गए थे क्या, क्या पूछ लिया इन्होंने, पगला गए थे थोड़ा सा, देखो क्या बोला है उन्होंने बोला कि आवृत्ति, तो देख बेटा ध्यान रखना, ये बात मैंने तुझे पहले भी बताई थी ना, पहले हाँ शायद बताई थी, अगर नहीं बताई तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि जब भी लाइट, अच्छा ये अभी हम जब प्रकाशिकी पढ़ेंगे, तरंग प्रकाशिकी और किरण प्रकाशिकी पढ़ेंगे उसमें याद आएगी, है ना, तो ये क्या बात है कि जब भी कोई भी तरंग माध्यम परिवर्तित करती है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता, लिख ले कॉपी में ऊपर, क्या कि वैसे ये वाला जो सवाल है वो अपवर्तन परावर्तन में करवाया जाता है, लेकिन फिर भी ईएमबीएस का ही कुछ, ईएमबीएस का भी पार्ट मान सकते हो आप, तो मैंने यही करवा दिया। याद रखना कि माध्यम परिवर्तन से आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती,
माध्यम परिवर्तन से आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती। तो हमें एप्सिलॉन दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है ना, परावैद्युतांक इसका 4 दिया हुआ है। तो सर अब क्या करें सर हम? तो देखो एक्चुअल में क्या होता है बेटा, निर्वात से होकर 4 परावैद्युतांक के एक परावैद्युत पदार्थ में जाती है, तो यहाँ पर इसकी आवृत्ति परिवर्तित नहीं होगी। अब ध्यान से सुन, सी है ना, सी क्या होता है सर, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी होता है ना। तो अब अगर आवृत्ति परिवर्तित नहीं हो रही है, अगर सी सर मेरा डबल हुआ तो लैम्डा डबल हो जाएगा, सी आधा हुआ तो लैम्डा आधा हो जाएगा। तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगी, है ना। तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगी तो ये होगा या ये ऑप्शन सही होगा सर। दुगनी होगी तरंग दैर्ध्य या आधी होगी वो समझते हैं। देखो तो अगर अब सी की बात करूं तो सी होता है सर 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो सर अब सवाल में बोला है कि नया माध्यम है, उसमें v बोल देता हूं स्पीड ऑफ लाइट, ये हो जाएगा सर अंडर रूट। अब जो परावैद्युतांक था वो मेरा 4 हो गया है, तो 4 एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट हो गया है। तो मैं चाहूं तो ये 4 को रूट के बाहर निकाल लूं, ये 1/2 लिख दूं, अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। तो बेटा ये 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट क्या था, सी था, तो v हो गया मेरा c/2। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गई है, आधी हो गई है ना। माध्यम में प्रकाश की चाल, तो ये आधी होगी, तो लैम्डा भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो लैम्डा भी आधा हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो सी अगर आधा हुआ, या वी बराबर मैं लिख सकता हूं लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो अगर मेरा ये नया लैम्डा लैम्डा डैश है, पुराने वाले में सी था, तो अगर ये वी जो है वो c/2 हो गया है, तो लैम्डा भी क्या हो जाएगा, लैम्डा/2 हो जाएगा। आराम से हम समझ सकते हैं। तो जो तरंग दैर्ध्य है वो भी आधी हो जाएगी और आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगी। चलो भैया एक और जबरदस्त आखिरी कुछ सवालों में से सवाल ले लेते। हमें बोला गया है कि यहाँ पर हमें ऐसा बोला है कि हमारे पास लैम्डा वी, लैम्डा एक्स, लैम्डा एम क्रमशः दृश्य प्रकाश, एक्सरे तथा माइक्रोवेव तरंगों की तरंग दैर्ध्य दी हुई है। अरे भैया क्या पूछ लिया, हाँ ये तो भी ठीक है। तुम 2019 का सवाल सुनोगे देखोगे तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खसक जाएगी। उसने 4 कलर बोले, है ना, उसने बोला वॉयलेट, ब्लू, रेड और ऑरेंज। इसमें पूछा कि सबसे ज्यादा लैम्डा किसका है। सोच पा रहे हो, तुम सोच भी नहीं पाओगे। लैम्डा मैक्स किसका होगा, लैम्डा अधिकतम कितना किसका होगा। तो सर लैम्डा मैक्स आपने बताया रेड का होगा, रेड की लैम्डा जो है सबसे ज्यादा होगा, आवृत्ति सबसे कम होगी। ये 2019 में। 2005 में क्या हरकत है, इसने बोला कि सर यहाँ पर अब हमें पता दृश्य प्रकाश, एक्सरे और माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव का लैम्डा सबसे ज्यादा होता है क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, तो माइक्रोवेव सबसे आगे आएगा। फिर उसके बाद में दृश्य प्रकाश आएगा और सबसे कम लैम्डा जो होगा सर वो एक्सरे का होगा, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है या उसकी एनर्जी सबसे कम। क्लियर है कहानी। चलो बेटा, तो ये सारी बातें हमसे बननी चाहिए। 2002 में सवाल आसान सा, हमें बोला कि यहाँ पर किस दिशा की अनुदिश होती है, सी, ई क्रॉस बी होता है ना। बिल्कुल आसान से सवाल आते हैं इस चैप्टर से, और बिल्कुल एग्जैक्ट जो हमने किया वही सवाल पूछे जाएंगे, उसी प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। जो सबसे डिफिकल्ट सवाल थे वो मैंने तुम्हें करवा दी, डिस्प्लेसमेंट धारा वाले। चलिए तो अभी हम क्विज के रूप में 2 से 3 सवाल लेते हैं। जल्दी से इनका सवाल बताइए। क्विज का पहला सवाल आपके सामने, 30 सेकंड का समय मिलेगा बेटा। छोटे छोटे से सवाल, नीट 2018 का सवाल। धारा की दिशा दी है, विद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा दी है। तो आपको यह बताना है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा दी है ना। चलो अगला सवाल, AIPMT 2008 में पूछ लिया सी का मान क्या होता है। लो, इससे आसान क्या चाहोगे जिंदगी में, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। दस सेकंड का सवाल है वैसे तो ये। चलो समय समाप्त होता हुआ, दोनों सवाल आसान से। हमने सीखा सर I, J, K। तो अब ध्यान से देखना,
मुझे बोला है कि वेग की दिशा v c बराबर e क्रॉस b होता है। तो अब बोला है आंसर है आई कैप, विद्युत क्षेत्र जो है वो है जी कैप में। तो मैं किसके साथ क्रॉस करूं कि आई आ जाए? अच्छा सर प्लस आई चाहिए, हाँ। तो अगर मैंने जे क्रॉस के कर दिया तो क्या वो मेरे पास आई आएगा? बिल्कुल सर, जे क्रॉस के है ना, अगर आप इसी दिशा में घूमोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो वो आई आ जाएगा। तो मतलब यहां पर कौन सी दिशा है? जेड प्लस जेड मेरा आंसर आ गया। ये सबसे रामबाण इलाज है इस प्रकार के सवाल करने का, दिशा का। आखिरी सवाल, अरे भैया क्या करो इसका मैं, है ना। यहाँ पे बोला है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण का वेग दिया जाता है ना, तो यहाँ पे विद्युत चुंबकीय विकिरण का जो वेग होता है 1/√ε0 होता है। क्लियर है बेटा? चलिए तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। हमने गुणधर्म जाने, गुणधर्मों में सबसे इंपॉर्टेंट बात C बराबर होता है E क्रॉस B, C बराबर होता है E बटा B, इसी पर सीधे सीधे सवाल आ चुके हैं, है ना। इसके अलावा C बराबर अगर स्पीड की बात करें तो μ0ε0 होता है। फिर जो धारा, विस्थापन धारा की अवधारणा होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सी बात मैक्सवेल भाई साहब ने बताया कि ये जो एम्पियर भाई साहब बोल रहे थे इसमें है जोड़, ये होता है μ0 IC प्लस ID, और ID जो होगा वो क्या होगा? ID जो होगा बेटा वो होगा ε0 d फाई बटा dt। और कौन सा फाई है ये सर? ये विद्युत क्षेत्र का फाई है। इसे ही चाहे तो हम ε0 a इंटू डी बटा dt भी लिख सकते हैं। क्लियर है? आसान सा चैप्टर, आसान सी बात है, लेकिन एक सवाल पक्का आएगा। चलो बेटा, तो इसी चैप्टर को हम यहीं खत्म करते हैं। एक ही क्लास में एक चैप्टर, वाह सर मजा आता है, ऐसी फिजिक्स पढ़ो एक क्लास में एक चैप्टर। अब मर्क है क्या? कुछ नहीं समझ में आएगा ना, ये छोटा सा चैप्टर था इसलिए हमने कम में पढ़ा। इसके अलावा बेटा इस चैप्टर में और भी इंपॉर्टेंट बातें होती है जो मैं आपको बता चुका हूँ, स्टार्टिंग में बताई थी, है ना। तो अगर आपका मन करे तो एनसीईआरटी वगैरह में बहुत बड़े टेबल के रूप में और 4-5 पन्नों में सारी बातें एक्सप्लेन है कि कौन सा वेव कहां पर होता है, किसकी क्या फ्रीक्वेंसी होती है, किसका क्या लैम्डा होता है, किसका क्या यूज होता है, लेकिन वो याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बेटा? है ना। इसके अलावा बस आप इतना याद रख सकते हो, जैसे मैंने लैम्डा और फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया कि कौन सा विजिबल में आता है, कौन सा IR में आता है, वो सब थोड़ा बहुत याद रखना चाहिए। चलिए बेटा, तो जितना बड़ा रिवाइज करना, मिलते हैं हम अगली क्लास में एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बेटा से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त